प्राचीन भारत में सुवर्णगढ़ नामक एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उसकी संपन्नता, न्याय व्यवस्था और शक्तिशाली सेना की चर्चा दूर दूर तक होती थी। उस राज्य के सिंहासन पर विराजमान थे राजा वीरेंद्र, एक ऐसे शासक जिनकी तीक्ष्ण बुद्धि और सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता के कारण बड़े बड़े षड्यंत्रकारी भी उनसे भय खाते थे। एक दिन राज दरबार में सामान्य दिनों से कहीं अधिक हलचल थी। दरबारियों के बीच कानाफूसी चल रही थी। सैनिक सतर्क खड़े थे। तभी महल के मुख्य द्वार से एक धनी व्यापारी तेजी से भीतर आया। उसका नाम था सेठ माधव दास। उसके हाथ में रत्नों से जड़ा हुआ एक सुंदर संदूक था। उसके चेहरे पर क्रोध और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। सेठ ने सिंहासन के सामने पहुंचकर झुकते हुए कहा, महाराज, मैं आपके न्याय की ख्याति सुनकर दूर राज्य से यहाँ आया हूँ। मेरे पास संसार के दुर्लभतम हीरों में से एक नीलम प्रभा था, लेकिन कल रात वो चोरी हो गया। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। राजा वीरेंद्र ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। शांत हो जाइए माधवदास जी, हमें पूरी बात बताइए, आपको किस पर संदेह है? सेठ ने बिना एक पल गवाए उत्तर दिया, महाराज, मुझे राजकोषाध्यक्ष हरिदत्त पर संदेह है। ये सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजकोषाध्यक्ष हरिदत्त वर्षों से राज्य का खजाना संभाल रहे थे। उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। ये कैसे संभव है? हरिदत्त जी तो अत्यंत ईमानदार व्यक्ति हैं। लेकिन सेठ अपनी बात पर अडिग था। महाराज, चोरी वाली रात वे मेरे कक्ष में आए थे और मेरे पास इसका प्रमाण भी है। उसने अपने वस्त्रों के भीतर से एक रेशमी थैली निकाली। ये थैली उनके निजी चिन्ह वाली है। ये मेरे संदूक के पास मिली थी। सैनिकों ने थैली राजा को सौंप दी। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। यदि यह सच है तो मामला गंभीर है। प्रमाण तो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। राजा वीरेंद्र ने थैली को ध्यान से देखा। फिर उनकी नजर हरिदत्त पर गई। हरिदत्त का चेहरा पीला पड़ गया था। वह चिंता थी, अपमान था, लेकिन अपराध बोध नहीं था। राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, जब प्रमाण अत्यधिक स्पष्ट दिखाई दें, तब बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें और अधिक सावधानी से परखता है। पूरा दरबार आश्चर्य से राजा को देखने लगा। राजा के मन में क्या चल रहा है, ये कोई नहीं समझ पा रहा था। अगले दिन पूरे महल में एक भव्य राजभोज की घोषणा कर दी गई। राज्य के सभी प्रमुख अधिकारी, व्यापारी, मंत्री और सम्मानित अतिथि आमंत्रित किए गए। यह समाचार पूरे राज्य में फैल गया। लोग आश्चर्यचकित थे। महाराज, चोरी की जांच चल रही है और ऐसे समय में भोज? अवश्य ही इसके पीछे कोई योजना होगी। लेकिन कोई भी राजा वीरेंद्र के मन की बात नहीं समझ पा रहा था। राजा केवल मुस्कुरा कर रह गए। अगली सुबह सुवर्णगढ़ राज्य के हर कोने में केवल एक ही चर्चा थी, राजमहल में होने वाला भव्य राजभोज। गांव के चौपाल पर कई ग्रामीण एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। अरे भाई, ये बात मेरी समझ से बाहर है। महल में हीरे की चोरी हुई है और महाराज भोज का आयोजन कर रहे हैं। मैंने भी यही सुना है। पूरे राज्य के बड़े बड़े व्यापारी, मंत्री और अधिकारी बुलाए गए हैं। हमारे महाराज कोई भी काम बिना कारण के नहीं करते। अवश्य ही इसके पीछे कोई गहरी योजना होगी। सुना है चोरी हुए हीरे की कीमत कई राज्यों के खजाने से भी अधिक है। हाँ, और लोग कह रहे हैं कि राजकोषाध्यक्ष हरिदत्त ही चोर है। मुझे तो विश्वास नहीं होता। हरिदत्त जी इतने वर्षों से राज्य की सेवा कर रहे हैं। और यदि सचमुच वही चोर निकले तो? सच क्या है, ये तो केवल महाराज ही पता लगा सकते हैं। जो भी हो, आज का राजभोज बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दिन चढ़ने के साथ साथ पूरे सुवर्णगढ़ में उत्सुकता बढ़ती गई। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर महाराज वीरेंद्र ने अचानक ये राजभोज क्यों आयोजित किया है। रात्रि का समय था। पूरा महल हजारों दीपकों से जगमगा रहा था। चारों ओर सुगंधित पुष्पों की मालाएं सजाई गई थीं, जिनकी मनमोहक खुशबू पूरे वातावरण को आनंदमय बना रही थी।
सुनहरे स्तंभों पर जड़ी बहुमूल्य कलाकृतियां दीपों की रोशनी में चमक रही थीं। सभा कक्ष की संगमरमर की चमचमाती फर्श पर दीपों का प्रकाश पड़कर अद्भुत आभा बिखेर रहा था। सुगंधित व्यंजनों की खुशबू वातावरण में फैल रही थी। सभी अतिथि भोजन का आनंद ले रहे थे। हर ओर उत्सव जैसा वातावरण दिखाई दे रहा था। किंतु इस भव्यता और उल्लास के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं साफ दिखाई दे रही थी। वो था सेठ माधव दास। उसके माथे पर पसीने की महीन बूंदें चमक रही थीं और उसकी बेचैन निगाहें बार बार सभा कक्ष के विभिन्न कोनों पर घूम रही थीं। उधर सिंहासन पर विराजमान राजा वीरेंद्र शांत भाव से सब कुछ देख रहे थे। उनकी तीक्ष्ण दृष्टि किसी शिकारी बाज की तरह सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। उन्हें प्रतीक्षा थी उस क्षण की जब सत्य स्वयं अपने छिपे हुए पर्दे से बाहर आ जाएगा। कुछ देर बाद राजा अपने स्थान से उठे। मान्यवरों, आज प्रातः हमारे राज वैज्ञानिकों ने एक अद्भुत खोज की है। कैसी खोज महाराज? जिस नीलम प्रभा हीरे की चोरी हुई है उसमें एक विशेष गुण है। जो व्यक्ति पिछले 7 दिनों में उसे छुएगा उसकी उंगलियों पर एक अदृश्य रासायनिक चिन्ह बन जाएगा। क्या सचमुच ऐसा संभव है? ये तो अद्भुत है। भोज समाप्त होने के बाद प्रत्येक अतिथि को एक विशेष स्वर्ण पात्र में हाथ धोने होंगे। उस द्रव के संपर्क में आते ही वो चिन्ह दिखाई देने लगेगा। कई लोग आश्चर्यचकित रह गए। कुछ लोग उत्साहित दिखाई दिए, लेकिन राजा की नजर केवल एक व्यक्ति पर थी, सेठ माधव दास। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। अब उसका ध्यान भोजन में नहीं था। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। राजा ने ये सब ध्यान से देखा। कुछ समय बाद भोज समाप्त हुआ। विशेष स्वर्ण पात्र सभा कक्ष में लाया गया। एक एक करके सभी अतिथि आगे बढ़े और हाथ धोने लगे। हर कोई सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन तभी अचानक एक सैनिक घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया। महाराज, महल के पीछे स्थित उद्यान में किसी ने एक छोटा संदूक फेंका है। सभा में सनसनी फैल गई। तुरंत उसे यहाँ लाओ। सैनिक उद्यान की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही क्षणों बाद संदूक दरबार में प्रस्तुत किया गया। राजा के संकेत पर उसे खोला गया। जैसे ही ढक्कन खुला, भीतर से एक चमकदार प्रकाश निकला। वह वही दुर्लभ नीलम प्रभा हीरा था। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। यही वो हीरा है। तो चोर यही मौजूद है। राजा गंभीर हो गए। अब सत्य स्वयं सामने आएगा। सभी अतिथियों की उपस्थिति की जांच करो। कुछ देर बाद सैनिक लौटे। महाराज, केवल एक व्यक्ति अनुपस्थित है। कौन है वो? सेठ माधव दास। माधव दास का नाम सुनते ही पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। ढूंढो उसे और जल्द से जल्द मेरे सामने उपस्थित करो। जो आज्ञा महाराज। कुछ सैनिक तुरंत महल के पिछले द्वार की ओर दौड़े। थोड़ी देर बाद सैनिक सेठ माधव दास को पकड़कर वापस ले आए और राजा के सामने पेश किया। माधव दास का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे। राजा वीरेंद्र ने शांत स्वर में पूछा, सेठ माधव दास, यदि हीरा हरिदत्त ने चुराया था तो वो तुम्हारे भागने के प्रयास के समय उद्यान में कैसे मिला? सेठ के पास कोई उत्तर नहीं था। बस सिर झुकाकर खड़ा रहा। अब समय आ गया है कि सत्य सबके सामने आए। वास्तव में ऐसा कोई रासायनिक द्रव अस्तित्व में ही नहीं है। पूरा दरबार हैरान रह गया। वो केवल एक मनोवैज्ञानिक जाल था। निर्दोष व्यक्ति निश्चिंत रहता है क्योंकि उसे किसी चिन्ह का भय नहीं होता, लेकिन अपराधी अपने ही भय का बंदी बन जाता है। फिर उन्होंने सीधे सेठ की ओर देखा। तुम्हें लगा कि हाथ धोते ही तुम्हारा अपराध सामने आ जाएगा, इसलिए तुमने हीरे को छिपाने का प्रयास किया और भागने लगे। सेठ अचानक घुटनों के बल गिर पड़ा। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। खड़े हो जाओ और मेरी तरफ देखकर सारा सत्य बताओ। मैं व्यापार में भारी घाटे में था। यदि मैं हीरे की चोरी का नाटक करता और दोष हरिदत्त जी पर डाल देता तो मुझे भारी क्षतिपूर्ति मिल जाती। मैंने उनकी पुरानी थैली चुराकर प्रमाण के रूप में वहां रख दी थी। सभा में आक्रोश फैल गया। धोखेबाज है ये।
इसने एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाने का प्रयास किया। हरिदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने मेरी प्रतिष्ठा बचा ली। राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं हरिदत्त, सत्य ने तुम्हें बचाया है। मैंने केवल उसे सामने आने का अवसर दिया। राजा वीरेंद्र सिंहासन से उठे और पूरे दरबार की ओर देखते हुए बोले, न्याय केवल प्रमाण देखने की कला नहीं है, न्याय ये समझने की बुद्धि भी है कि प्रमाणों के पीछे किसी का षड्यंत्र तो नहीं छिपा। पूरा दरबार उनकी बात सुनकर प्रभावित हो गया। सेठ माधवदास को उसके अपराध के अनुसार दंड दिया गया और उस दिन पूरे सुवर्णगढ़ राज्य में ये चर्चा फैल गई कि राजा वीरेंद्र ने बिना किसी यातना और बिना किसी बल प्रयोग के केवल मानव मन की कमजोरी को समझकर एक जटिल षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। लोग वर्षों तक इस घटना को याद करते रहे और कहते थे, जहां बुद्धिमान राजा हो वहां सत्य कभी अधिक समय तक छिप नहीं सकता। अरे वो क्या बोले हैं उसे? सब्सक्राइब ना? हाँ, सब्सक्राइब। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें सपोर्ट ज़रूर करें। आपका प्यार और सहयोग ही हमें नई नई कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। और बेल आइकन दबाना ना भूलें।